अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हैदर वड़ैच और हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट इंटरव्यूज की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है। आज के इंटरव्यू नंबर 23 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअली रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो होती है यही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और इसी को यंग मॉडुलस कहा जाता है। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, अब ये स्ट्रेस क्या होता है जी? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये स्ट्रेस होता है। किसी भी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर लगने वाली फोर्स, अब इस फोर्स जो है वो स्पेसिफिक एरिया पे लग रही है तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? ये होगा स्ट्रेस। लेकिन अगर इस स्ट्रेस की वजह से कोई डिफॉर्मेशन होती है, अगर हमारे पास ये कोई एक ये है और कोई भी चीज़ है, इसमें हम फोर्स लगाते हैं, बिलफर्ज हम इसको पुल करते हैं, बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से क्या होगा जी? ये एरिया बढ़ के इसकी लेंथ जो है वो ऐसे आ जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब फोर्स चूंकि हमने बाहर वाली आउटर साइड पे थी, पुल किया हमने, तो बढ़ने से क्या हुआ? इधर से लेके इधर तक जो है ये वाली साइड और इधर से लेके इधर ये वाली साइड इतनी डिफॉर्मेशन हुई या इतनी उसमें लेंथ में चेंजिंग हुई। ठीक है, तो चेंजिंग कितनी हुई? यानी कि ये लेंथ है ना, तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ को बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, कि किसी भी चीज में कितनी डिफॉर्मेशन हुई, वो लेंथ में हो सकती है, वो डायमीटर में हो सकती है, वो उसकी विड्थ में हो सकती है, वो इसकी स्ट्रेन होगी। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो जी सिंपल स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन करेंगे तो ये हमारे पास है यंग मॉडुलस आ जाएगा या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की कितनी होती है और स्टील की कितनी होती है? अगर हम कंक्रीट की बात करते हैं तो वैसे हमें पता होना चाहिए कि 20,000 मेगापास्कल से लेके 40,000 मेगापास्कल इसकी स्ट्रेंथ होती है। मेगापास्कल ये स्ट्रेंथ होती है इसमें जो है इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की होती है जी 2 लाख मेगा पास्कल जो है ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील। ठीक है, लेकिन कंक्रीट की जो है वो फिक्स्ड नहीं है, कंक्रीट की है 20,000 से लेकर 40,000 तक होना चाहिए। कंक्रीट के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, कंक्रीट के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए 5,000 डिवाइडेड बाय एफ सी बार ये होता है जी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज। कोई भी कंक्रीट है तो उसकी 28 दिन में जितनी स्ट्रेंथ है उसको एफ सी बार बोलते हैं। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5,000 से। ठीक है, लेकिन ये रिवाइज्ड होके ये 5,000 है, पहले इसका फार्मूला था 5700 डिवाइडेड बाय एफ सी बार। ठीक है, तो अब मॉडिफिकेशन के बाद जो है ना 5,000 अंडर रूट एफ सी बार है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ सी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी कंक्रीट की 30 है, तो इसका मतलब है 5,000 और 30 का स्क्वायर रूट, 30 का स्क्वायर रूट लेंगे, चले 25 कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ जाएगा, यानी कि 25,000 स्ट्रेंथ मेगापास्कल किसकी हो जाएगी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अगर M25 की कंक्रीट है तो उसकी 25,000 हो जाएगी। अगर M30 की है तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आ जाएगी जी? 27,386। तो इसको भी हम जो है ना वो 27,000 कंसिडर कर लेंगे, ये जो है। ठीक है, अगर हम M30 की फाइंड करते हैं तो। और इसी तरह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, और इसी तरह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की बात करें तो स्टील की फिक्स्ड है, वो आपने याद रखनी है जी 2 लाख मेगा पास्कल। ठीक है, इसको आप 200 गीगा पास्कल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जी 2 लाख मेगा पास्कल ये स्टील की है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई दी वाटर टैंक मेड सर्कुलर? वाटर टैंक
मतलब ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हमने को वाटर टैंक लगाया, तो वो वाटर टैंक को हम गोल ही कंसीडर क्यों करते हैं, या उसको हम जो है वो क्यों प्रेफर करते हैं? देखिए, एक तो जब टैंक है, टैंक अगर सर्कुलर होगा तो इसके अंदर जो भी फ्लक्चुएशन होगी पानी की, वो डिस्ट्रीब्यूशन हर तरफ में सेम होगी, ठीक है। और वैसे भी जो अगर हमारे पास सर्कुलर होगा ना, तो जैसे ही एक साइड पे लोड लगेगा तो वो ट्रांसफर कर देता है लोड, और ये इसी तरह जो है ना वो ट्रांसफर करता रहेगा, किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ज्यादा लोड नहीं लगता। तो एक तो यह है कि जो है यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि अगर कहीं डैमेजेस नहीं होने तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इकोनॉमिकली डिजाइन, और ये वाला डिजाइन इकोनॉमिकली होगा, ठीक है। ईज फॉर क्लीनिंग, इसकी सफाई सुथराई करना भी आसान होता है। अगर इसकी जगह पे हमने स्क्वायर शेप में लगाया होता कोई टैंक, तो इसकी जो है ना कॉर्नर की सफाई करना जो है ना वो हासा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सर्कुलर टैंक को ही ज़्यादा कंसिडर किया जाता है या ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए जी, वन वे स्लैब ऐसी स्लैब जिसकी लंबाई और चौड़ाई की निस्बत जो है ना वो लेस देन 2 होगा तो वो टू वे है, अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो वो वन वे है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो ये वन वे स्लैब है, अगर लेस देन 2 होगा तो वो टू वे स्लैब है। अब इसको आपने इंटरव्यूअर इस तरह पूछ सकता है कि इंटरव्यूअर कहेगा आप जिस रूम में बैठे हुए हैं इसका जो छत है वो वन वे है या टू वे है, तो मोस्टली तो वो जो है वो टू वे होगा। कैसे? क्योंकि अगर हमारा ऐसा रूम जिसकी लंबाई बिलफर्ज एक जो है वो 20 फीट है, ठीक है, और चौड़ाई उसकी 10 फुट है, ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2, ठीक है। तो इतना तो बड़ा रेयर चांस होता है कि 10 फुट की विड्थ और 20 फुट उसकी लंबाई हो। मतलब आप 12-14 का रूम हो सकता है, 14-16 का रूम हो सकता है। तो रूम कोई भी है उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि वो जो है वो टू वे स्लैब होगी, क्योंकि उसका आंसर अगर आप लंबाई और चौड़ाई दोनों का रेशियो का आंसर निकालेंगे वो तो 2 से कम निकलेगा। तो अगर 2 से कम निकलेगा तो वो टू वे स्लैब है। तो बेसिक इनमें डिफरेंस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई दी क्यूरिंग नेसेसरी फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए क्यूरिंग क्यों जरूरी होती है? ये पहले भी हम बड़ी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि कंक्रीट मसाला जब हम बनाते हैं उसमें फिर क्यूरिंग इसलिए ज़रूरी होती है, जब हमने उसको पोर कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दी, कंस्ट्रक्शन के बाद उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन या उसका जो है वो स्ट्रेंथ अचीव करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए तब उसने जो है वो हाइड्रेशन के अमल के लिए उसको वो उसमें मौजूद पानी चाहिए होता है। अब वो पानी टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट होके बाहर जा सकता है, ठीक है। तो वो वाटर लॉस जो है, एक तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है ये क्यूरिंग। क्यूरिंग हम इसलिए करते हैं कि जो मॉइस्चर का लॉस होना है वो मॉइस्चर लॉस ना हो, इवेपोरेट होके बाहर ना जाए, ठीक है। इसके अलावा ये क्यूरिंग जो है ये स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। क्यूरिंग ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए की जाती है क्यूरिंग। इसके अलावा श्रिंकेज क्रैक्स जो हैं इनको जो है ना वो रिड्यूस करने के लिए। श्रिंकेज क्रैक्स क्यों होते हैं जी? श्रिंकेज क्रैक्स, अगर ये हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर है कंक्रीट का है, तो इसमें जितना इसको वाटर की जरूरत होगी अगर उससे कम होगा तो ये ऐसे श्रिंक कर सकता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अपनी जो है डायमेंशंस को जो है ना वो चेंज करेगा, वो सिकुड़ भी सकता है। अब जब सिकुड़ने की कोशिश करेगा तो फिर उसमें कोई ना कहीं क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्रैक्स, ये श्रिंकेज क्रैक्स किस वजह से आते हैं? क्यूरिंग का प्रॉपर ना होना, ठीक है। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा अगर आप क्यूरिंग करते हैं तो मैक्सिमम क्यूरिंग करने से रेजिस्टेंस टू अब्रेजन और वेदरिंग के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है ऐसी कंक्रीट की जिसकी जो है वो प्रॉपर क्यूरिंग की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम यूज्ड इन बिल्डिंग। देखिए बीम कौन कौन से हो सकते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम कौन सा होता है जी? जो आगे बढ़ा हुआ होता है। कंटिन्यूस बीम, जो मुसलसल जो है स्पोर्ट्स के ऊपर जो है ऊपर बीम जा रहा होता है,
फिक्स्ड बीम जो दोनों तरफ से फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस बीम डेफिनेशन अलग से पूछिए जी, ये कॉन्टिन्यूस बीम कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूस बीम में एक ऐसा बीम है जो एक्सटेंड बीम दैट एक्सटेंड ओवर टू और मोर सपोर्ट विदाउट हिंज। मतलब आपका अगर कोई बीम है, ये सपोर्ट आई है तो उसके बाद फिर सपोर्ट आ गया, फिर सपोर्ट आ गया, तो ये कॉन्टिन्यूस जो है वो सपोर्ट्स के ऊपर है लेकिन फिक्स्ड नहीं है, विदाउट हिंज जो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये है जी कॉन्टिन्यूस बीम। नेक्स्ट है जी स्पेसिंग ऑफ मेन बार ऑफ स्लैब। अगर किसी स्लैब की बात करें तो स्लैब में जो मेन बार है उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? स्पेसिंग होता क्या है जी? मेन बार क्या है जी? ऐसी बार जो शॉर्टर स्पेन होगा, शॉर्टर स्पेन को हम बोलते हैं मेन बार। अगर हमारे पास कोई स्लैब है तो स्लैब की एक साइड ये अगर 15 फीट है और इसकी ये 12 फीट है, तो ये 12 फुट वाली साइड पे जो बार लगाएंगे उसको मेन बार बोलते हैं, ठीक है। और मेन बार को हमेशा जो है वो नीचे या शॉर्टर स्पेन पे जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। पहले मेन बार को प्रोवाइड किया जाएगा, इसके ऊपर फिर जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मेन बार का पूछा हुआ है तो मेन बार, ये भी मेन बार है और ये भी मेन बार है। अब दोनों मेन बार के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, ठीक है। मेन बार के दरमियान डिस्टेंस अमूमन तो 8 इंच से लेके 4 इंच से लेके 8 इंच तक तो होना चाहिए। 4 इंच से 8 इंच तक हो सकता है अगर वन वे है तो। अगर टू वे स्लैब है तो 6 इंच से लेके 12 इंच तक हो सकता है, ठीक है। मतलब कि ये डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा, ऊपर लगने वाले लोड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कंक्रीट की थिकनेस पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपने जो याद रखना है मेन एक जो है वो थंब रूल ये है, जो मेन बार की स्पेसिंग है ये लेस देन होनी चाहिए 3D। कितनी होनी चाहिए? लेस देन 3D। अब 3D क्या है? डी से मुराद है कि अगर हमने कोई स्लैब कंस्ट्रक्ट किया है तो स्लैब का जो है ये नीचे इसका जो है ये इसका साइज। अब ये टॉप से लेके डाउन तक इसका साइज नहीं लेना। अगर हमारे पास कोई ये जो है ना बिलफर्ज इसका हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ये स्लैब का क्रॉस सेक्शन अगर हम साइड से देखते हैं तो अब इसमें ऊपर भी फॉर एग्जांपल ये बार्स हैं, कुछ हो सकती है, नीचे भी ये जो है ना मुसलसल बार है, ठीक है। अब ये वाली बार और ऊपर टॉप फाइबर से लेके इस बार के सेंटर तक जो हम डिस्टेंस लेते हैं ना, इस बार के सेंटर तक डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम डी, अफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो 3D का मकसद होता है अफेक्टिव डेप्थ को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो ये इसका जो डिस्टेंस बनेगा इससे ज्यादा मेन बार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है ना स्लैब ये 4 इंच की है, ठीक है। 4 इंच की स्लैब में ये हमारे पास बन जाएगा, नीचे हम कंक्रीट कवर निकाल देंगे, ठीक है, और स्टील के डाया से हाफ से लेके नीचे तक, ठीक है। और ये कितना होता है? फॉर एग्जांपल हम 1 इंच है तो 1 इंच इसमें से माइनस कर देंगे, ये 3 इंच बचा। 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो डी 3D फार्मूला है ना, तो ये बनेगा 9 इंचेस। तो 9 इंचेस से ज्यादा हमने नहीं रखना। बाकी डिपेंड करेगा कि अगर आपकी थिकनेस बढ़ जाती है, ये डी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से जो है ना हम चेक कर लेंगे, तो फिर भी 3D से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और है कि अगर आपकी स्लैब 9 इंच भी है, 9 इंच से आपने 3D किया तो वो 20 इंच से ज्यादा हो जाएगा। एक और भी शर्त होती है कि आपकी जो मेन बार है ये 300 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच यानी कि 1 फीट से ज्यादा डिस्टेंस के बाद नहीं होनी चाहिए। वैसे तो इसका फार्मूला ये है कि 3D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर 3D करते हैं हमारे पास आंसर जो है वो 24-25 इंच आता है, तो फिर भी हम 1 फुट से ज्यादा मेन बार को स्पेसिंग को कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास वेयर इज मेन होल कंस्ट्रक्टेड। मेन होल को हम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं? देखिए मेन होल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर हमारी कोई सीवरेज लाइन है तो सीवरेज लाइन में मतलब कोई डिस्टेंस के बाद जो है ना, किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद मेन होल प्रोवाइड करते हैं, फिर आगे फिर स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद मेन होल प्रोवाइड करते हैं। ये मेन होल या तो इसलिए प्रोवाइड डिस्टेंस के बाद करते हैं या जहाँ पे जो है वो कोई जंक्शन आ जाए, ठीक है, जंक्शन पे भी हम जो है इसको मेन होल को प्रोवाइड करेंगे, या डायरेक्शन जहाँ पे चेंज हो जाए वहां भी हम मेन होल को प्रोवाइड करेंगे,
फिर हर 30 से 50 फुट के बाद हम प्रोवाइड करेंगे। देखें 30 मीटर या 50 मीटर के बाद प्रोवाइड करने का मतलब है कि अगर हमारे पास सीवर लाइन का साइज जो है वो सीवर पाइप उसका साइज अगर 1 फुट है तो 1 फुट के लिए ये हमारे पास कंडीशन है कि 30 मीटर से 50 मीटर तक, ठीक है, ये डिस्टेंस मतलब इतने मीटर के बाद आपने मेन होल को प्रोवाइड करना ही करना है। लेकिन ये जो है हमारा 300 मीटर के बाद भी प्रोवाइड हम कर सकते हैं, ठीक है। 300 मीटर के बाद प्रोवाइड तब करेंगे जब हमारे पास सीवर का पाइप का डायमीटर ही बहुत ज्यादा हो, यानी कि अगर 5 फुट या 5 फुट से ज्यादा है ना, यानी कि ग्रेटर देन 5 फीट, तो ग्रेटर देन 5 फीट से अगर हमारे पास साइज ज्यादा है तो फिर हम 300 मीटर के बाद हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये वेरी करता है सीवर पाइप के डायामीटर पे, ठीक है। अब ये जिधर मेंशन भी है कि अगर 1 फुट का हमारे पास डाया होगा तो उसके लिए हम 45 मीटर यानी कि 30 से 50 मीटर के बाद चेंज करेंगे। 2 फुट का है तो 75, 3 फुट का है तो 90 मीटर के बाद, ये 4 फुट का है तो इस तरह, ये 5 फुट का है तो ये 250 मीटर के बाद। ये मैं फुट में ले रहा हूँ, इसको आप मीटर में भी ले सकते हैं। इशारिया 30, इशारिया 6, इशारिया 9, इशारिया 1.2, 1.5, 1.5 से अगर ग्रेटर होगा तो ये बनता तकरीबन ग्रेटर देन 5 फीट है। तो अगर 5 फुट से ज्यादा होगा तो उसके लिए हम 300 मीटर के बाद यूज करेंगे मैन होल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मैन होल को हम मैन होल क्यों बोलते हैं? वाई डू वी कॉल इट ए मैन होल? अब मैन होल को हम इसलिए मैन होल बोलते हैं क्योंकि जब हम हमारी कोई ये लाइन चल रही होती है सीवर लाइन, इसकी ब्लॉकेज को रोकने के लिए या इसकी मेंटेनेंस के लिए जो लगा होता है हमारे पास, ये मैन होल हमने कंस्ट्रक्ट किया होता है। इसके अंदर जो है ना, ये मैन होल अलाउ करता है किसी भी पर्सन को, किसी भी मेंबर को अंदर जाने के लिए और इसकी मेंटेनेंस करने के लिए, या इस ब्लॉकेज को जो है वो खोलने के लिए, जो ब्लॉकेज है इसको खोलने के लिए बंदा चूंकि मैन होल के अंदर जा सकता है और इसकी मेंटेनेंस कर सकता है, क्योंकि ये होल पर अलाउ करता है किसी भी बंदे को अंदर जाने के लिए, इंटर होने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, क्लीनिंग के लिए या फिर किसी भी मेंटेनेंस के लिए, इसलिए इसको मैन होल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी? देखिए सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है कि कोई भी पाइप है तो इसकी वेलोसिटी इतनी हो, फॉर एग्जांपल ये पाइप है, ये किसी में ग्रेडियंट या स्लो पे चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी इतनी हो कि इसके नीचे ये जो बैठ जाते हैं इसके सिल्ट पार्टिकल ये ना बैठे, ठीक है। देखेंगे सीवरेज वाटर है तो सीवरेज वाटर में इसमें जो है ना सिल्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, मतलब मैटर्स ऐसे होते हैं जो नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे बैठ जाते हैं इनको रोकने के लिए हमारी इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये इसको रिमूव कर दें या इसकी जो है ना इधर होने ही ना दें। तो ये जो वेलोसिटी है ये अमूमन एक हमने टर्म पढ़ी थी जी, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है ना तो वो सिल्ट बैठने देती है और ना ही बैठी हुई सिल्ट को, यानी कि ना कवरिंग होगी ना सिल्टेशन होगी, ठीक है। तो वो आप ओपन चैनल के लिए, कैनाल के लिए तो वो एक जो है ना अच्छी टर्म है, लेकिन आप सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी में उसको आप जो है ना वो इस तरह नहीं कह सकते कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी ही उसकी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होगी। ये जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होगी ये क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी होगी। क्रिटिकल का तो मतलब है ना ही तो उखाड़ेगा नीचे से बैंक को, ठीक है, और ना ही जो है वो ना उखाड़ेगा और ना ही उसके जो सिल्ट पार्टिकल है उनको नीचे बैठने देगा, ठीक है। तो वो एक बैलेंस्ड वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पे सीवर लाइन है तो यहाँ पे स्कवरिंग तो होना कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ फोकस मारा होता है कि सिल्ट बैठे ना, तो सिल्ट बैठे ना उसकी, इसीलिए इसकी जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है ये क्रिटिकल वेलोसिटी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर बात करें कि ये कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी की, तो ये तो डिपेंड करेगा वाटर पे। अगर हमारे पास वैसे नॉर्मली 0.6 से लेके 1 मीटर पर सेकेंड इसका जो है ना वेलोसिटी होनी चाहिए,
लेकिन अगर आप बात करते हैं सीवरेज फ्लो की, तो अगर आपका सीवेज फ्लो है तो उसके लिए 0.6 है, अगर स्टॉर्म वाटर फ्लो है तो उसके लिए 1 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, स्टॉर्म वाटर से क्या मुराद है कि बारिशी पानी है वो इनटेक जो लगे होते हैं, इनलेट लगे होते हैं, उनसे जो है वो पानी जो है वो यानी कि रोड वाला वाटर जो है स्टॉर्म वाटर वो नीचे सीवर में जाता है। स्टॉर्म वाटर जो है ना, ठीक है, वो सीवर में जाएगा। जब स्टॉर्म वाटर अंदर जाएगा तो वो मट्टी डेफिनेटली कुछ ना कुछ मट्टी लेके जाएगा, तो उस मट्टी को रिमूव करने के लिए उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ती है। तो ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, ये सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली ये 0.6 से 1 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और ये जो है हम वेलोसिटीज का मकसद क्या है, देखिए ब्लॉकेज अगर कहीं है तो वो खुद ब खुद ब्लॉकेज रिमूव हो जाए, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, ब्लॉकेज ही नहीं होगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो नहीं आएगी ना। इसके अलावा इनहांस स्मूथ वाटरवे फ्लो, क्या ब्लॉकेज नहीं होगी तो फ्लो स्मूथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ कैन वी टेस्ट पाइपलाइन। पाइपलाइन को कैसे टेस्ट करते हैं जी, कोई भी हमारी पाइपलाइन है तो इसमें या तो हम पानी भर देंगे, पानी भरने से हम चेक करेंगे कहीं से लीकेज तो नहीं है, या फिर इसमें हम इंटर करेंगे हवा, हवा एंटर करेंगे तो चेक करेंगे कहीं से लीकेज तो नहीं है। ठीक है, उसके लिए कुछ भी ऊपर जैसे पंचर चेक करते हैं, ठीक है, उसमें आप उसके ऊपर कोई ऐसा मतलब कि लगा सकते हैं, पानी लगा सकते हैं, फिर आप कॉस्टिक सोडा मिला के वो लगा सकते हैं, जाके कहीं से अगर रिमूव हो रही है तो वो जो है ना हमें पता चल सके। इसके अलावा इसमें जो है ना धुआं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्मोक ऐड करेंगे तो उसको स्मोक टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, एक हाइड्रोलिक टेस्टिंग है, फिर एयर टेस्टिंग है, फिर स्मोक टेस्टिंग है। अच्छा जी, व्हाट इज हाइड्रोलिक टेस्ट। हाइड्रोलिक टेस्ट क्या है जी, देखें अगर हमारे पास कोई पाइप है, इसको हमने चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक तो हम इसको क्लोज कर देंगे, दोनों साइड से क्लोज करके किसी तरीके से इसमें वाटर को ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करने के बाद वाटर में पीछे से इतना प्रेशर देंगे 1.5 टाइम टू वर्किंग प्रेशर, जितना प्रेशर है उससे ज्यादा जो है प्रेशर देंगे, जिससे हमें पता चले कहीं ना कहीं से लीकेज जो है वो रिमूव हो। और इसके ऊपर को गेज लगा देते हैं, गेज से हमें अगर वो जो हमने प्रेशर लगाया होगा ये रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है। ठीक है, तो ये है जी हाइड्रोलिक टेस्ट। किस लिए है जी, लीकेज को चेक करने के लिए, पाइप टेस्टिंग, पाइप को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई आर मैन होल सर्कुलर इन शेप। ये मैन होल को ज्यादातर सर्कुलर शेप में क्यों रखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखें, एक तो ये है कि अगर हमारा मेन होल सर्कुलर में होता है तो मेन होल के ऊपर वाला ढक्कन भी हम जो है ना वो सर्कुलर ही रखते हैं। ठीक है, ये ढक्कन सर्कुलर होने की वजह से अगर हम खुद भी चाहें ना कि ये ढक्कन उसके अंदर गिर जाए मेन होल के अंदर, तो नहीं गिरेगा, क्योंकि आप जिधर से भी गिराएंगे उसका डायमीटर तो सेम है, तो वो गिरेगा ही नहीं। एक तो रीजन ये है कि उस ऊपर वाला कवर भी जो है ना इसका, चूंकि अंदर नहीं गिर सकता किसी भी सूरत, तो एक तो वो सेफ्टी के लिए, ठीक है, लिड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, कवर कैन नॉट फॉल इनसाइड दी होल, एक तो होल के अंदर नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पे नेक्स्ट क्या है जी, नो वीक पॉइंट। नो वीक पॉइंट से क्या मुराद है जी, नो वीक पॉइंट से मुराद ये है कि अगर हम किसी मतलब अगर हम कोई स्केयर बनाते हैं या कोई और चीज बनाएंगे ना, तो उसमें कोई ना कोई वीक पॉइंट आ जाएगा, इधर से प्रेशर और लगेगा, इधर से प्रेशर और लगेगा मट्टी का। ठीक है, क्योंकि सारी साइडों पे तो मट्टी है तो सब तरफ जो है वो प्रेशर और लग रहा है। लेकिन अगर हम सर्कुलर है तो अगर इधर भी मिट्टी का प्रेशर, इधर भी सब तरफ मिट्टी का प्रेशर अगर लग रहा है, तो जिधर से भी मिट्टी का प्रेशर लगेगा ना, तो ये सर्कुलर होने की वजह से वो जो प्रेशर है ना वो कहेगा आगे ट्रांसफर करेगा, ये आगे ट्रांसफर करेगा, ये आगे ट्रांसफर करेगा। तो जो सर्कुलर होने की वजह से जितना भी प्रेशर होगा ना वो कर्व, क्योंकि ये सर्कुलर है ना, कर्व ही बन गई ना, तो कर्व में ऐसे ना आगे ट्रांसफर करता जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसफर करते करते इसका जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादातर इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक तो सर्कुलर में कोई वीक पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, नंबर एक नो वीक पॉइंट। नंबर दो क्या है जी, लिड सिक्योरिटी। ठीक है, नंबर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। देखिए स्ट्रेंथ, डेफिनेटली स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर को ज्यादा रेजिस्ट करेगा, और ड्यूरेबिलिटी ज्यादा लंबे अरसे तक जो है ना वो स्टेबल भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिलेशन बिटवीन
कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, रिलेशन बिटवीन दी कंक्रीट स्ट्रेंथ कह सकते हैं एंड वाटर सीमेंट रेशियो। स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो के दरमियान क्या है, देखिए अगर हमारी वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होती है, ठीक है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो हम इंक्रीज करते जाते हैं तो ये जो हमारी स्ट्रेंथ है ये डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, मतलब कि अगर हमारी इंक्रीज है तो ये भी जितनी थोड़ी होगी उतनी स्ट्रेंथ जो है ना हमारे पास कम होगी, जितनी ये हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो कम होगी उतनी स्ट्रेंथ हमारे पास ज्यादा होगी। वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है तो स्ट्रेंथ, ये मेरा ख्याल है उल्टा हो गया हमारा ग्राफ, कि अगर हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो जितनी कम होगी उतना हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, ठीक है, ऐसे बनेगा। वाटर सीमेंट रेशियो जितनी कम होगी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये है जी। हायर वाटर सीमेंट रेशियो, लो लोअर वाटर सीमेंट रेशियो पे क्या होगा, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो पे हायर स्ट्रेंथ हमें अचीव होगी, और हायर वाटर सीमेंट रेशियो पे क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा है तो वर्कबिलिटी तो हमें मैक्सिमम मिलेगी लेकिन स्ट्रेंथ हमें कम मिलेगी। और आइडियल कितनी होनी चाहिए, 0.40 से लेके 0.60 होनी चाहिए। मिनिमम हम कितनी लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो, 0.40, और वैसे कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 0.23 जो होती है वो उसमें कंसिस्टेंसी के लिए होती है, उसमें सॉरी हाइड्रेशन के अमल के लिए होती है, और 0.15 जो है वो कंसिस्टेंसी के लिए होती है। इन दोनों को मिलाते हैं तो 0.38, ठीक है, 0.38 वो जो वाटर हम शामिल करते हैं ना, ठीक है, ये हम शामिल करते हैं हाइड्रेशन के अमल के लिए, इससे ज्यादा फिर जितना भी शामिल करेंगे वो वर्कबिलिटी के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन दी स्टिरप्स एंड लेटरल टाइज। देखिए स्टिरप्स और लेटरल टाइज में क्या फर्क है, अगर तो हमारे पास कोई बीम है तो बीम में हम जो है ये रिंग लगाते हैं, ठीक है, और रिंग जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है उसकी स्पेसिंग भी कम होती जाती है, सेंटर में उसकी स्पेसिंग कम होती जाती है और साइड्स पे उसकी स्पेसिंग साइड्स पे स्पेसिंग कम होती है और सेंटर में इसकी स्पेसिंग बढ़ती जाती है। तो साइड्स में कम क्यों होती है, क्योंकि साइड्स में शीयर फोर्स ज्यादा लग रही होती है और बीम की इस स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है ना उसके शीयर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो शीयर को रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए हम जो रिंग लगाते हैं बीम में, ठीक है, उसको बोलते हैं जी स्टीरप्स, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉलम है तो इस कॉलम में अगर हमने कोई इधर रिंग ही लगाए हैं लेकिन उसको हमने ट्रांसवर्स लगाए हैं, ट्रांसवर्स क्यों लगाए हैं कि ऊपर लोड लगने की वजह से अगर इसमें कहीं बकलिंग आनी है, ठीक है, अगर पूरे का पूरा कॉलम एक साइड पे ऐसे बकल कर रहा है, ठीक है, तो इस बकलिंग से रोकने के लिए हम ये जो रिंग लगाते हैं इन रिंग्स को हम लेटरल टाई बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेटरल प्रेशर को, ये इधर से लगने वाले यानी कि ऐसे जो है लेटरल प्रेशर को रेजिस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको लेटरल प्रेशर बोलते हैं, सॉरी लेटरल टाइज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉइजन रेशियो, ठीक है, व्हाट इज पॉइजन रेशियो। ये पॉइजन रेशियो क्या होता है जी, पॉइजन रेशियो ये एक रेशियो है बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन, ये है जी पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या है, ये रेशियो है किस दरमियान रेशियो है जी, लेटरल स्ट्रेन ओवर लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप कह लें या लीनियर स्ट्रेन कह लें। स्ट्रेन क्या था जी, स्ट्रेन था चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये था स्ट्रेन, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेन अगर हमारे पास कोई भी एक चीज है, ठीक है, तो इसमें ये इसको हम अगर ले लेते हैं, इसमें जी किसी भी मेटर को हम आउटसाइड पे ऐसे जो है वो पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो दोनों साइड पे बाहर की तरफ खींचने की वजह से क्या होगा, ये जो उसकी ये ओरिजिनल थी, ये जो है ये ओरिजिनल उसकी शेप थी, ओरिजिनल शेप को बाहर खींचने की वजह से क्या हुआ, ओरिजिनल शेप के बाहर खींचने की वजह से क्या हुआ, एक तो उसकी लंबाई में इजाफा हो गया, ठीक है, ये देखें एक तो उसकी लेंथ जो है इधर से लेके इधर तक लेंथ इधर से भी इंक्रीज होगी और इधर से भी लेंथ इंक्रीज होगी, एक तो
इसकी लेंथ में चेंजिंग आई, और लेंथ में चेंजिंग अवर ओरिजिनल चेंजिंग ये होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये इसको हम एक्सियल स्ट्रेन भी बोलते हैं कि जिस तरफ फोर्स लगाई थी उस तरफ में जो स्ट्रेन या उस तरफ जो डिफॉर्मेशन पैदा हुई, ठीक है। और अगर इसका जो है वो लेटरल स्ट्रेन, मतलब जिस तरफ हमने मतलब पुल किया या फोर्स हमने जिस तरफ की उसके परपेंडिकुलर या उसकी दूसरी तरफ जो है, ये अगर इसका उसकी विड्थ थी इधर से लेके इधर तक, तो इधर से उसकी विड्थ कम हो गई, ठीक है। तो ये जो क्योंकि इधर से खींचने की वजह से ये लंबाई में तो इजाफा हुआ लेकिन चौड़ाई इसकी कम होगी, और ये जो चौड़ाई कम हुई है, चेंज इन उसका डेप्थ कह लें, ठीक है, चेंज इन डेप्थ ओवर ओरिजिनल डेप्थ, या चेंज इन डाया ओवर ओरिजिनल डाया, या कुछ भी आप डायमेंशन कह लें, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। तो अब जो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन थी, लेटरल स्ट्रेन ओवर लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, तो लेटरल और लीनियर स्ट्रेन में जो रेशो है, इस रेशो को हम बोलते हैं जी पॉइजन रेशो। और ये पॉइजन रेशो डिजाइन पर्पस में इस्तेमाल होती है। ये डिफरेंट मैटर्स की जो है वो डिफरेंट इसकी वैल्यू होती है। अगर हम कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट में ये रेशो बड़ी कम होती है। देखिए कंक्रीट में डिफॉर्मेशन बड़ी कम होती है, वो उसको आप जिस तरह पुल करेंगे तो वो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगी, वो क्लैश टूट सकता है लेकिन उसमें डिफॉर्मेशन बड़ी कम होगी। तो इसलिए इसकी पॉइजन रेशो कम है। कास्ट आयरन है, स्टील है, अगर स्टील की बात करें तो इसमें चूंकि डक्टिलिटी डक्टाइल होता है स्टील, माइल्ड स्टील, तो खींचते हैं तो जल्दी से फेल नहीं होता। पहले जो है जल्दी से फेल नहीं होता, पहले जो है इस तरह फॉर एग्जांपल ये है ना, तो पहले इस तरह जो है ना खींचते 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 उसमें ना डिफॉर्मेशन ऐसी आती है, ठीक है, ऐसे उसमें ना लचक होती है। तो इस लचक जो है ना, जितनी ज्यादा इसमें लचक होगी ना, क्योंकि लचक की वजह से स्टील की जो है ना ये कुछ पॉइजन रेशो ज्यादा होती है। इसी तरह रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ की ये उससे ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैटर जैसे जैसे उसकी डिफॉर्मेशन, जिसमें ज्यादा डिफॉर्मेशन होती है, उसी तरह उस मैटर की पॉइजन रेशो भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज पाइलिंग वॉल। ये पाइलिंग वॉल क्या होता है जी? पाइलिंग वॉल से मुराद है कि अगर हमने पाइल लगाई, फिर साथ पाइल लगाई, फिर साथ पाइल लगाई, फिर साथ, मतलब पाइल्स को लगा लगा के हमने ऊपर ये कंक्रीटिंग कर दी, पाइल्स को लगा 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 के हमने एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी, इसको पाइलिंग वॉल बोलेंगे, ठीक है। और ये हम कहाँ पे यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राउंड लेवल है ये, ठीक है, और नीचे वाली साइड पे हमारे पास ग्राउंड लेवल है ये, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे जो है वो रिटेन करेंगे? दूसरे लफ्जों में ये हम जो है ना इस साइड, ये रिटेनिंग वॉल है दूसरे लफ्जों में, जो इस मिट्टी को रिटेन कर रही है, ठीक है। तो इधर हम जो है वो कोई और वॉल भी, रिटेनिंग वॉल में तो कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है ना, लेकिन अगर हम पाइल्स को लगा के एज अ रिटेनिंग वॉल यूज करेंगे, अब इस तरह इसमें जो है ना इस तरह पाइल्स लगी हुई हैं, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें ये पाइल्स नजर आ रही हैं, ठीक है। साइड व्यू अगर हम देखें तो ये हमें एक पाइल नजर आ रही है, ठीक है। पाइल ये अगर हमारे पास लेवल का डिफरेंस है तो यहाँ पे चूंकि ये सॉइल प्रेशर को, लेटरल प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए हम जो रिटेनिंग वॉल बनाएंगे, उस रिटेनिंग वॉल में रिटेनिंग वॉल के तौर पे पाइल्स यूज कर रहे हैं, तो उस रिटेनिंग वॉल को पाइलिंग वॉल भी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज जिगजैग किलन। ये जिगजैग किलन क्या होता है जी? जिगजैग किलन मतलब ये एक ऐसी टेक्निक होती है, जिगजैग किलन यानी कि कोई भी भट्ठा है ईंटों वाला, ठीक है, तो उसमें है तो वो भट्ठा, उसमें जो है ना जितनी ईंटें होती हैं, हम ईंधन जलाते हैं, ईंधन से वो ईंटें बनती हैं, ठीक है। तो जिगजैग एक ऐसी टेक्निक होती है कि ईंटों का एक पैटर्न हमने इधर लगा, उसका पैटर्न ऐसे बना देते हैं, इधर भी ईंटों का एक वो जो है ना वो स्टॉक लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। तो ये एक ऐसी टेक्निक है कि जो धुआं, गर्म धुआं होता है, वो पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है। तो जिगजैग शेप में ऐसे जो है ना वो ईंटों के स्टॉक लगा दिए जाते हैं कि कम फ्यूल यूज हो, और वही धुआं जो है वो अंदर जिगजैग होते होते पहले एक जो है स्टॉक की तरफ गया, फिर दूसरे इंटू के स्टॉक की तरफ गया, तो वो अंदर ही घूमता रहे, और जो है ना एक स्टॉक के बाद दूसरे स्टॉक, तीसरे स्टॉक, फिर इस तरह जो है ना वो सब ईंटों को पकाए। तो ये एक टेक्निक है, ये ऐसी टेक्निक है कि जिससे कम फ्यूल यूज होता है, कम फ्यूल यूज होने की वजह से मैक्सिमम या ज्यादा जो है वो ईंटें हम तैयार कर सकते हैं।
अगर ज़्यादा ईंटें तैयार करेंगे कम फ्यूल से तो उसका मतलब है कि इस भट्ठे के ऊपर से जो धुआं है वो भी कम निकलेगा, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें जो है कम फ्यूल से तैयार कर ली। जब हमने कम फ्यूल से ज़्यादा ईंटें तैयार कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने कम कंजम्पशन की फ्यूल की और मैक्सिमम हमारी एफिशिएंसी आई ब्रिक्स को तैयार करने में की। ठीक है, तो इसका जिगजैग टेक्निक है ये। ठीक है, ये टेक्निक गवर्नमेंट जो है ये जिगजैग टेक्निक को जो है वो प्रमोट करती है। इसलिए करती है क्योंकि एक तो ईंधन ज़्यादा जो है वो कंजम्पशन होती है, दूसरे इसके अलावा जो है कंजम्पशन अगर ज़्यादा होगी फ्यूल की तो उसमें स्मोक भी ज़्यादा जो है ना वो निकलेगी। स्मोक के ज़्यादा निकलने की वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट गंदा होगा, एयर पोल्यूशन होएगी, उसमें 2.5 माइक्रोन से ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, एयर इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, या इसके अलावा और उस धुएं और धुंध की वजह से स्मोक क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसीलिए जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे इस तरह की टेक्निक्स जिसमें कम धुआं बने और ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम एफिशिएंसी जो है वो निकाल सके, उस टेक्निक को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्ट्रीट एंड रोड साइज डिजाइन इन दी हाउसिंग सोसाइटी। अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है तो हाउसिंग सोसाइटी में स्ट्रीट का रोड का क्या साइज होना चाहिए। देखिए, अगर तो मेन रोड है, मेन रोड के लिए 60 मीटर से 100 मीटर तक उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। इसी तरह मेन रोड नहीं है, अगर सेकेंडरी कोई रोड है तो 40 मीटर से 50 मीटर फुट तक जो है वो, सॉरी फुट में बात हो रही है, 40 से 50 फुट तक उसकी विड्थ होनी चाहिए। अगर कोई रोड है, स्ट्रीट है सॉरी, तो स्ट्रीट में 20 से 30 फुट तक उसकी विड्थ होनी चाहिए। या अगर बड़ी कोई रोड है उसमें लेन्स लगाई हुई हैं तो लेन जो है पर लेन का साइज 10 से 15 फीट होना चाहिए। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।